हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट आज की क्लास के क्वेश्चंस रहेंगे। 30 पीवाईक्यूज रहेंगे और ये अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एसएसटी से तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एचपीआरसी के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास में हम एसएसटी को कवर करेंगे। एसएसटी के चारों पोर्शन को हम कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, पब्लिक एड रहेगा और साथ में रहेगा आपका इकोनॉमी। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की ये क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। क्लास को शेयर ज़रूर कर दें और क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दें। बाकी कमेंट तो आप कर ही सकते हो अगर आपका कोई सजेशन है, आपकी कोई क्वेरी है। ठीक है, चलिए शुरू करें क्लास। तो क्लास का जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, चलिए शुरू करें भारतीय इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में, क्योंकि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बहुत बड़ा स्नानागार जो मिला है वो कहाँ पर मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो जो स्थान है उस स्थान पर जो है वो विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो हैं वो मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, ये लगभग 3500 वर्ष पुराना है और ऋग्वेद जो है उसमें चारों वेदों से ज़्यादा महत्वता अगर पाई जाती है तो वो ऋग्वेद की ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था वो किसके द्वारा भेजा गया था। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि जो मेगास्थनीज था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था और ये किसके द्वारा भेजा गया था, ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो थे उनके द्वारा ये भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, मेगास्थनीज जो हैं उन्हीं के द्वारा इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस दिल्ली सुल्तान को सिजदा और पाबोस जैसी कठोर प्रथाओं की शुरुआत की थी। अच्छा, कठोर क्यों कहा गया है इन प्रथाओं को, क्योंकि ये प्रथाएं जो थी बहुत ज्यादा एक मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कठोर किस्म की ये जो प्रथाएँ थी। ये जो सिजदा है इसमें क्या करना होता था, इसमें जो भी सुल्तान हैं उनके पैरों में झुककर जो है वो मतलब बैठकर झुककर जो था वो प्रणाम करना होता था और पाबोस जो है वो सुल्तान जो होते थे उनके पैरों को चूमना। ठीक है, जो भी सुल्तान होते थे उनके पैरों को चूम कर उनका अभिवादन करना जैसी ये प्रथाएँ थी। ठीक है, तो इनको कठोर इसलिए कहा गया है। ये प्रथाएँ जो थी सिजदा और पाबोस आपने याद रखनी है, ये गियासुद्दीन बलबन जो थे उनके द्वारा ये प्रथाएँ जो थी वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, ठीक है, कब हुआ था? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ईयर आपने याद रखना है। पानीपत की टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई हैं या युद्ध आप कह लो, 3 युद्ध हुए हैं और तीनों ही युद्ध आपको पता होने चाहिए किसके और किसके बीच में हुए थे और कब और कब और कब हुए थे। तो ये जो दूसरा युद्ध है वो हुआ था 1556 में। ये किनके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में ये जो युद्ध है वो लड़ा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध था। जो पानीपत का पहला युद्ध था वो लड़ा गया था
1526 ईस्वी में ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो था वो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना जो थी वो भारत में की थी, और जो दिल्ली से सल्तनत का जो शासनकाल था वो समाप्त कर दिया गया था। तो दिल्ली सल्तनत का आपसे पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था, तो वो थे इब्राहिम लोधी था, ठीक है, जिसको जो है वो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था। तो ये तीनों ही लड़ाइयाँ या युद्ध जो भी हैं आपने याद रख लेने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर वाइज आपको पता होने चाहिए कि कब हुए थे और किसके बीच में हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पढ़ लिए। अभी हमारा जो दूसरा पार्ट है या टॉपिक है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन। जो आधुनिक भारत जो है उससे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो 1890 के बाद का जो भी या आप मान लो कि 1900 का जो शासनकाल है, मतलब कि उसके बाद का जो भी हिस्ट्री हुई है वो पूछी जाती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, और सिक्स्थ क्वेश्चन है ये कि भारत में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, इसके जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक अगर माना जाता है किसी को तो वो लॉर्ड रिपन है, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो थे उनको स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि वर्ष 1905 में जो है वो बंगाल का विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। अगर आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो बंगाल का विभाजन है वो किसने किया था, लेकिन घुमा के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, ताकि एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं, और फिर जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है उसमें बच्चे अगर क्वेश्चन आता भी हो फिर भी गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनर का एक मतलब स्टाइल है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने का। तो सेम क्वेश्चन है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे, या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो लॉर्ड कर्जन आपने नाम याद रखना है। लॉर्ड कर्जन 1905 में भारत के बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 यानी कि 1917 ईस्वी में कहाँ से शुरू किया था। तो पहला सत्याग्रह आपने याद रखना है 1917 में। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे, और 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 9 जनवरी वाला दिन जो है वो एक तरह से प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1917 में यानी कि 1917 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया था। जो चंपारण है वो बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो किस वर्ष स्थापना वर्ष जो है वो 1939 में किसने की थी। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना जो थी वो 1939 में की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 का युद्ध हुआ था वो वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्वतंत्रता संग्राम की फर्स्ट जो एक तरह से क्रांति कही जा सकती है, ठीक है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन कही जा सकती है। तो ये जो हुई थी ये 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है ये भी। तो ये जो विद्रोह हुआ था उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था वो पूछा गया है कौन था उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये तो यहाँ पे पूछा गया है, लॉर्ड कैनिंग था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि 1857 का विद्रोह जो था जब असफल हो गया था और ब्रिटिश जो भी सरकार है वो सफल हो गई थी, उन्होंने क्या किया था कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था। तो अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे कोई पूछे जाते हैं तो लॉर्ड कैनिंग थे, और उसके बाद वायसराय के पद को शुरू किया गया था। तो पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट वायसराय अगर आपसे पूछे जाते हैं भारत के तो वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और अगर आपसे अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जाते हैं तो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से।
पॉलिटी से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 बार एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि संविधान निर्माता जो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा, आत्मा और हृदय कहा है किसी एक आर्टिकल को, ठीक है। किसी एक अनुच्छेद को संविधान की आत्मा क्यों कहा गया था संविधान निर्माता के द्वारा, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मानते थे, ये कहते थे कि संविधान की आत्मा और हृदय है ये आर्टिकल, ठीक है। तो ये आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 32 जो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है, जो इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 है, जिसको संविधान निर्माता डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, मैं आपको हर बारी जब भी ये वाला फंडामेंटल राइट्स या ड्यूटीज का टॉपिक चलता है तो मैं हर बार एक बात बोलती हूँ कि जब हमारे संविधान निर्माता जो भी थे, उन्होंने संविधान को बनाने का जब निर्णय लिया था तो इन्होंने बहुत सारे देशों का जो एक संविधान है उसका अध्ययन किया था, और जो भी चीज जिस भी देश के संविधान से अच्छी लगती थी उसको अडॉप्ट कर लिया जाता था अपने भारत के संविधान में। तभी आपको पता है कि हमारे भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व के संविधानों में सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा जो लिखित सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक है, इसको जो मूल संविधान था हमारा उसमें ऐड नहीं किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें इसको ऐड नहीं किया गया था। लेकिन जब ज़रूरत लगी कि अगर हमने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो उनको फंडामेंटल ड्यूटीज का मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद इसको जो 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा द्वारा जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो ये लिए गए थे पूर्व सोवियत संघ से, यानी कि यूएसएसआर से लिए गए थे, ठीक है, जिसको रूस भी कहा जाता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से, और जो हमारे डीपीएसपी हैं यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये सब आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हर बार एग्जाम में ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कि स्वतंत्र भारत में के जो प्रमुख प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, ठीक है। जो स्वतंत्र भारत हो के स्वतंत्र यानी कि 1947 के बाद जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, वो बने थे सुकुमार सेन। अच्छा, भारत में जो प्रथम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। 1951 टू 52 ये आपने याद रखना है। 1951 और 52 के जो अंडर जो थे वो चुनाव करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको पद की शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजेआई, ठीक है। ये जो है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हाँ, जो नागरिक हैं भारत के उनको 7 मौलिक अधिकार जो थे वो दिए गए थे। 7 मौलिक अधिकारों में एक अधिकार था अनुच्छेद 31 31, ठीक है, जिसमें संपत्ति रखने का अधिकार भी नागरिकों को दिया गया था। अब इस अधिकार का जब ये लगा, क्योंकि भारत का संविधान लचीला है, तो जब ये लगा कि इस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, लोग हद से ज़्यादा अधिकार बोलकर संपत्ति को स्टोर कर रहे हैं, संपत्ति को अपने पास रख रहे हैं कि ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। जब लगा कि इस अधिकार का तो दुरुपयोग हो रहा है, तो इस अधिकार को जो था वो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 31 आर्टिकल में आता था, अनुच्छेद 31 में जो आता था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको बाद में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ये जो संवैधानिक संशोधन किया गया था, जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, 44th नंबर की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, संविधान संशोधन ये किया गया था 1978 में। अच्छा, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। जो 42वां संवैधानिक संशोधन है उसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको रखा गया था 300A के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 300A के अंडर जो था वो संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जियोग्राफी के भी, क्योंकि एक तरह से एग्जाम में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन। एज ए जीके भी आपसे किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जियोग्राफी के क्वेश्चंस कि भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिण बिंदु जो है वो साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है, तो वो है केप कॉमेरिन, ठीक है, कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी जो है वो दक्षिणी बिंदु है भारत की भूमि का, ठीक है। नेक्स्ट आता है लौटते हुए मानसून। जो लौटता हुआ मानसून है उसके कारण भारत के किस तट को पर सर्दियों में वर्षा होती है, तो वो होती है कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु में, ठीक है। जब लौटता हुआ मानसून वापस जाता है हमारा, तो जब मानसून जो है वो वापस जा रहा होता है तो वो कोरोमंडल तट से टकराता हुआ तमिलनाडु में वर्षा करता हुआ जाता है, जहां पर सर्दियों में भी वर्षा होती है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सौरमंडल से हमारा क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो शुक्र है, वीनस। वीनस जो है वो बहुत ज्यादा गर्म ग्रह है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है, इसको बोर का तारा कहा जाता है, इसको सांझ का तारा कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं वीनस के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि वीनस जो है इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा नामों वाला ये एक प्लेनेट है, ठीक है। तो इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह भी है और इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। भोर का तारा सांझ का तारा भी इसी ग्रह को कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बुध के बाद शुक्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप यानी कि अंडमान और निकोबार में ये स्थित है। नेक्स्ट आता है प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है, जोग फॉल्स जो है वो किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। एज ए जीके ये क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये शरावती नदी पर कर्नाटका में जोग जलप्रपात यानी कि जोग वाटरफॉल जो है वो स्थित है, ठीक है। तो ये किस राज्य में पूछा गया है, शरावती नदी पर है और कर्नाटका राज्य में है। अच्छा, अब हमारे जनरल साइंस यानी कि जीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं 21 नंबर से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जो है वो कहा जाता है, ठीक है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जो है यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो बनने से कौन सा विटामिन जो है वो सहायक होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग को बनने में जो हमारा विटामिन सहायक होता है वो विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, मायोपिया जो है वो उसको ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग जो है वो किया जाता है, तो अवतल लेंस का, कॉन्वेंस कॉनकेव लेंस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है वो आनुवांशिकी का जनक जो है वो कहा जाता है। लाफिंग गैस जो है उसका रासायनिक सूत्र और नाम क्या है, तो लाफिंग गैस का जो नाम है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसको इसको रासायनिक इसका सूत्र है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसका रासायनिक नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है और इसका रासायनिक सूत्र N2O है, ठीक है। लाफिंग गैस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से यानी कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। लास्ट हमारे ये क्वेश्चंस हैं आज की क्लास के, तो 26 से स्टार्ट करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है यानी कि नेशनल इनकम है उसका आकलन सबसे पहले किसने किया था,
तो नेशनल आय का अगर सबसे पहले आकलन किया था तो वो दादा भाई नेरोजी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो है, उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट आता है ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल की कितनी परतें हैं? वायुमंडल की 5 परतें हैं टोटल। तो ये समताप मंडल जो है, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है, उसमें जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है। बाकी ओजोन डे लेयर डे जो है वो 16 अगस्त को सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यक्षगान। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, यक्षगान जो है ये कर्नाटका राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है हेग, नीदरलैंड्स में, ठीक है। हेग नीदरलैंड में ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है। तो ये रहे हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो एसएसटी टॉपिक से रिलेटेड थे। और एसएसटी सब्जेक्ट के चारों टॉपिक्स, इसमें चारों यूनिट्स कवर हो गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है तो। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।